नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने नवम वर्ग के संस्कृत पाठ्य पुस्तक प्यूसम के द्वितीय पाठ जिसका शीर्षक लोभाविष्टः चक्रधरः के अभ्यास पाठों का अध्ययन किया था। उसको साथ में मिलकर हल करने का कोशिश किया था। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हुआ होगा, लेकिन कुछ अभ्यास पाठ तो हमारे रह ही गए थे। तो आइए उन शेष अभ्यास पाठों का आज हम लोग फिर से अभ्यास करते हैं साथ मिलकर। बच्चों, अभ्यास पाठ के अंतर्गत दो तरह के अभ्यास करने थे। एक मौखिक उत्तर था और एक लिखित अभ्यास कार्य था। तो मौखिक जो अभ्यास कार्य था वो बोलकर अभ्यास करने का था। जैसे हम बोलकर प्रश्न पूछ रहे हैं, आप बोल के जवाब दे रहे हैं। और लिखित जो अभ्यास कार्य था उसमें आपको लिखना था, है ना। इसका अर्थ भी होता है कि जो लिखित कार्य करने हैं वो लिखकर कार्य करना होता है। तो लिखित अभ्यास पाठ के अंतर्गत एक सेक्शन का या एक प्रश्न का उत्तर करना जान लिया था। अब देखते हैं कि लिखित अभ्यास कार्य के अंतर्गत अगला अभ्यास क्या है। तो बच्चों, स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों पर या रेखांकित जो शब्द हैं उनके आधार पे प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे पहला क्या है बच्चों, ते चापी दारिद्र्योपहता मंत्रम चक्रो। तो यहाँ रेखांकित पद क्या है, मंत्रम है। तो आपको अब इस मंत्रम शब्द के आधार पे प्रश्न का निर्माण करना है। तो बच्चों, यहाँ रेखांकित पद के आधार पे प्रश्नों का निर्माण करने के लिए कहा गया है। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि दिया गया जो शब्द रहे, अर्थात जो रेखांकित पद हैं, शब्द हैं, आपको देखना होगा कि वे कौन सी विभक्ति में हैं। और जिस विभक्ति में है उसी विभक्ति में आपको प्रश्नात्मक पद भी बनाकर रखना है। ये हमेशा आपको जहन में रखना है। जैसे मंत्रम, मंत्रम क्या है, नपुंसक लिंग है। तो अगर इस पे हम लोग प्रश्न आधारित शब्द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, किम हो जाएगा, है ना। अगर आपको रहेगा रामस्य, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, अगर रहेगा रामस्य तो यह एक शब्द है। अगर आपको इसी पे आधारित कोई प्रश्न बनाना रहे तो रामस्य कौन सी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में। तो यहाँ जो प्रश्नात्मक पद या शब्द रखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, कस्य। सीतायाः, ये क्या है, एक तो ये स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति में है। तो आपको भी देखना है कि जो किम शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, तो उसके भी तीन रूप होते हैं, किम, कह और का। किम कब आता है, नपुंसक लिंग के लिए। कह आता है आपको पुल्लिंग के लिए। और का आपका आता है स्त्रीलिंग के लिए। तो वहाँ सीतायाः के आधार पे अगर प्रश्नात्मक शब्द आपको बनाना है तो वहाँ क्या हो जाएगा, कस्या। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सीताया में षष्ठी विभक्ति है। बस इस विभक्ति को याद रखना है। और सीताया शब्द स्त्रीलिंग है, ये याद रखना है। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं कि कौन कौन से वो रेखांकित पद हैं जिन पे हमको प्रश्न बनाना है। देखिए बच्चों, पहला है ते चापी दारिद्र्योपहता मंत्रम चक्रो। ये जो अंडरलाइन शब्द है मंत्रम, उसी पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। इसका तो अर्थ आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ते चा अपि यानी वे लोग भी दारिद्र्योपहता यानी गरीबी से परेशान होकर मंत्रम चक्रो, मंत्र यानी विचार किए। तो यहाँ पे आपका हिंदी में अगर प्रश्न का निर्माण
करना रहे तो क्या हो जाएगा कि उन लोगों ने गरीबी से परेशान होकर क्या किया। ठीक है, अब अगला देखिए, इसका हम लोग देखेंगे उत्तर बाद में, पहले आप समझ लीजिए। अगला है आपको बच्चों की बंधु मध्य धनहीन जीवितम न वरम। तो यहाँ बंधु मध्य रेखांकित शब्द है, उसी को आधार बनाकर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहले हम लोग हिंदी समझ लेते हैं। कह रहा है कि बंधु मध्य यानी अपने सगे संबंधियों के बीच धनहीन जीवितम न वरम, यानी धन से हीन जीवन जो है वो श्रेष्ठ नहीं है। अगला देखिए बच्चों, अथ किंचन मात्रम गतस्य अग्रेसरस्य वर्तिह निपपात। इसके बाद कुछ दूर चलने पर ही आगे वाले की वर्तिह निपपात। वर्तिह क्या था, बत्ती है और यह एक वस्तु है ना, लेकिन वर्तिह लगा हुआ है। तो देखेंगे हम लोग अगले स्क्रीन पे, अगले स्लाइड पे कि इसका उत्तर क्या होगा, अर्थात इसके आधार पे प्रश्नों का निर्माण किस तरह से किया जाएगा। अब बच्चों आगे देखिए, लिखा हुआ है सिद्धि मार्ग च्युतः सह इतश्चेतश्च बभ्राम, यानी सिद्धि मार्ग च्युत, जो सिद्धि युक्त मार्ग था उससे भ्रमित होकर वह इतश्चेतश्च बभ्राम, यानी इधर उधर भटकने लगा। तो अगर आपको इस हिंदी वाक्य पर प्रश्न का निर्माण करने को कहा जाए तो आप क्या कीजिएगा, तो सिद्धि मार्ग से भटक कर वह कहाँ घूमने लगा। उसी तरह से अगला देखिए बच्चों, सह यावत खंति तावत स्वर्ण भूमिम दृष्ट्वा प्राह। तो ये स्वर्ण भूमि पर जो अंडरलाइन किया गया है, तो प्रश्न के निर्देशानुसार इसी रेखांकित पद के आधार पे आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जैसे हम लोग हिंदी में, जैसे वह राम है, ठीक है, आपका एक वाक्य है कि वह राम है, और आपको इस पे प्रश्न बनाने को कहा जाए या प्रश्नात्मक वाक्य बनाने को कहा जाए, तो आप क्या बनाइएगा कि वह कौन है ना, राम यहाँ मुख्य है। तो इसी तरह से आपको जो ये वाक्य दिए गए हैं संस्कृत में और बोला जा रहा है कि रेखांकित पदों के आधार पर ही आप प्रश्नों का निर्माण कीजिए, है ना। तो मैंने बताया भी है कि पहले रेखांकित पद को देख लेना है कि वह किस विभक्ति में है, किस लिंग में है, और उसी के अनुसार प्रश्नात्मक शब्द वहाँ पे उपयोग करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या क्या उसका उत्तर होगा। बच्चों देखिए, जैसा कि हम लोग ने पहले ही कहा था कि जो आपका पहला वाक्य है, ते चापी दारिद्र्योपहता मंत्रम चक्रु। तो मंत्रम यहाँ पे क्या है, नपुंसक लिंग है और एक वचन में है। तो यहाँ आपका जो प्रश्नात्मक पद हो जाएगा वो हो जाएगा किम, यानी ते चापी दारिद्र्योपहता किम चक्रुह। उसी तरह आपका अगला जो वाक्य था वो है बंधु मध्य धनहीन जीवतम न वरम। तो यहाँ बंधु मध्य है, यहाँ पे जो आपका रेखांकित पद है वो बंधु मध्य है। तो बच्चों हम लोग जब समास विग्रह कर रहे थे तो वहाँ ये शब्द आया था बंधु मध्य। तो समास विग्रह करने के बाद क्या हुआ था, उसका बंधु नाम मध्य। तो जरा सा भी हमको ये चीज़ याद रहे कि बंधु नाम कहने से यहाँ क्या ये पड़ रहा है, मतलब षष्ठी विभक्ति का बोध हो रहा है। तो हमको सोचना है कि अच्छा यहाँ षष्ठी विभक्ति था समास विग्रह करने के दौरान, था ना। तो उसी तरह यहाँ पे चूँकि षष्ठी विभक्ति था और पुल्लिंग भी था ना पुल्लिंग। क्यों पुल्लिंग हुआ,
जैसे साधु शब्द जो है वो पुल्लिंग है और इसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन में जाइएगा तो हो जाएगा साधु नाम। उसी तरह बंधु का अर्थ होता है सगे संबंधी और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ये बंधु नाम हो गया। तो अगर इस पे हमको प्रश्नात्मक शब्द रखना रहे तो क्या हो जाएगा, कस्याम मध्य, है ना। बहुत आसान है बच्चों, थोड़ा सा आप अभ्यास कीजिएगा और ये काम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको मज़ा भी आने लगेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि इस रेखांकित पद के आधार पे हम प्रश्नात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे। बच्चों तब हो जाएगा आपका कि केसाम मध्य धनहीन जीवितम न वरम। अगला वाक्य क्या था, अथ किंचन मात्रम गतस्य अग्रेसरस्य वर्तिह निपपात। बच्चों जो वर्तिह है वो समझ में तो आ रहा है कि बत्ती को संस्कृत में वर्तिह कहा गया है, चूँकि यहाँ विसर्ग भी लग गया है यानी ये नपुंसक लिंग तो नहीं है। तब क्या है, इसके लिए कौन सा प्रश्नात्मक पद लगेगा, देखिए अपने स्क्रीन पे हो जाएगा कह निपपात, है ना, क्या गिरा। अब अगला था बच्चों कि सिद्धि मार्ग च्युतः स इतश्चेतश्च बभ्राम। तो इतश्चेतश्च बभ्राम की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, कुतः बभ्राम, ठीक है। अब अगला देखिए, सह यावत् खन्ति तावत् स्वर्ण भूमिम दृष्ट्वा प्राह। तो स्वर्ण भूमिम से क्या अर्थ निकल रहा है कि अच्छा फलम, फलम शब्द रूप याद होगा आप लोग को। तो जैसे ही फलम कहें पुष्पम कहें तो हम लोग को लग जाना चाहिए कि वो ये नपुंसक लिंग में है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कीम हो जाएगा। और अपनी स्क्रीन पे भी देखिए तो हो जाएगा बच्चों, सह यावत् खन्ति तावत् कीम दृष्ट्वा प्राह। ये आपका प्रश्नात्मक वाक्य बन गया। कितना आसान था ना, ज़रूरत है अभ्यास करने की। तो बच्चों अभ्यास कीजिए, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजात, रसरी आवे जात से शिल्पे परत सुजात, है ना। इसका अर्थ तो जानते ही होंगे कि जो जड़ बुद्धि वाले भी लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग भी होते हैं, वो प्रतिदिन अभ्यास करें तो उनकी बुद्धि, उनकी प्रज्ञा उसी तरह से निखर आती है जिस तरह से पत्थर के सिर पे क्या होता है, रसरी घिसते घिसते उस पे क्या निशान पड़ जाता है। उसी तरह से जो जड़मति वाले लोग होते हैं उनकी प्रज्ञा भी निखर आती है। और भी कहा गया प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो बच्चों आप लोग अभ्यास कीजिए, क्योंकि सफलता की कुंजी अभ्यास है। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि अगला अभ्यास कार्य क्या है जिसे हम लोग को मिलकर करना है। बच्चों स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है कि अधोलिखित क्रियापदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुतः। यानी नीचे दिए गए क्रियापदों का प्रयोग कर संस्कृत वाक्य का निर्माण करना है ना। तो देखिए आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। गच्छामः दिया गया था तो आप लोग इससे और भी वाक्य बना सकते हैं, बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। लेकिन केवल ध्यान यह रखना है बच्चों कि जैसे गच्छामः दिया गया है तो गच्छामः पढ़ते ही आपके संज्ञान में ये आ जाना चाहिए ति त अंति सी थह थ आमी आवह आम। यानी स रहेगा तो ति, तौ रहेगा तो तह, अत्य रहेगा तो अंति। उसी तरह से त्वम रहेगा तो सी। यानी कोई भी आप क्रियापद जोड़िएगा त्वम के साथ जो विभक्ति चिन्ह है वो आपका लगेगा सी। जैसे त्वम पठ सी, त्वम लिख सी।
तो लिख सी अगर दिया रहे, शब्द दिया रहे, तो सी को देख के आपको पकड़ लेना है कि मध्यम पुरुष एक वचन में जो त्वम आ रहा है उसी के साथ हमको इस क्रियापद का प्रयोग करना है। तो उसी तरह यहाँ गच्छामः दिया गया है, तो आमी, आवह, आमः, यानी अहम रहेगा तो आमी, जैसे अहम पठामी, अहम लिखामी। तो लिखामी देखते ही आपको समझ जाना है कि उत्तम पुरुष एक वचन जो अहम है उसी के साथ इसका उपयोग करना है। उसी तरह जब आवह रहेगा तो आपको समझ लेना है कि आवाम के साथ ही इसका यूज करना है, इसका प्रयोग करना है। तो आमह जब दिया रहे तो आपको समझ लेना है कि उत्तम पुरुष बहुवचन में जो वयम आया है उसी के साथ इसका उपयोग करना है। ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, अन्यथा आपका उत्तर गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं स्क्रीन पे। देखिए पहला आपका क्रियापद है गच्छामः, है ना। तो गच्छामः क्या है, पढ़िएगा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। जब गच्छामः है तो इसका प्रयोग वयम के साथ ही होगा, तो हो जाएगा बच्चों वयम गच्छामः। अब अगला क्रियापद देखिए अभिहितम। अभिहितम का अर्थ है कहा गया है, लेकिन इसका जब वाक्य में प्रयोग कीजिएगा तो हो जाएगा तेन अभिहितम, यानी उसके द्वारा कहा गया है। प्राक, प्राक का अर्थ क्या होता है, पहले। तो हो आप इसका प्रयोग करके कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो स्क्रीन पे दिया गया है वही आपका उत्तर हो। आप इस क्रियापद का प्रयोग कर ढेर सारे वाक्य बना सकते हैं। मैंने बनाया है प्राक अहम आलसी आसम, यानी पहले मैं आलसी था। आप लिख सकते हैं प्राक अहम बालक अस्मि, है ना। बच्चों प्राक के आगे देखिए तिष्ठसि। तिष्ठसि यानी क्या आपको समझ में आ रहा है, सी लगा हुआ है, सी, है ना। ती तह अंति सी, यानी मध्यम पुरुष एक वचन में है। अब मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आता है, त्वम आता है हमेशा, तो त्वम के साथ ही ये लगेगा, त्वम कथम तिष्ठसि, है ना। अब अगला देखिए उक्तवा। ये एक शब्द है जो प्रत्यय से मिलके बना है और इसका अर्थ है बोलकर, ठीक है। तो आप बोलकर कुछ भी कह सकते हैं कि उसने बोलकर ऐसा कहा, उसने बोलकर पढ़ाई करना शुरू किया, ठीक है। तो आप कहने का अर्थ है बच्चों कि आप उक्तवा का प्रयोग कर बहुत सारे वाक्य की रचना कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया है बच्चों, मैंने इसका प्रयोग किया है सह इति उक्तवा अगच्छत, यानी वह ऐसा कहकर चला गया। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये जो अभ्यास कार्य जो था या अभ्यास कार्य के द्वारा जो काम हमको दिया गया था कि दिए गए जो क्रियापद हैं उनका संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना था, आपको समझ में आ गया होगा। और उम्मीद करती हूँ कि अगर दूसरे भी क्रियापद दे दिए जाए तो आप उसका बखूबी उपयोग कर संस्कृत में वाक्य बना सकते हैं, है ना। अब चलिए देखते हैं कि अगला अभ्यास कार्य क्या है। बच्चों देखिए अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कोष्ठा अंतर्गता नाम शब्दा नाम सहायेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कोष्ठा अंतर्गता नाम शब्दा नाम, जो आपको ऊपर शब्द दिए गए हैं उसी की सहायता से नीचे दिए गए जो खाली स्थान है उसको भर के वाक्य को पूर्ण करना है। बच्चों हम लोग जब इस कथा का पाठ कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हम लोग ने क्या किया था, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ा था और एक एक शब्द का अर्थ समझकर हम लोग आगे बढ़ रहे थे।
तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि जैसे ही आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोलिएगा ये और भी स्पष्ट हो जाएगा आपको और आप इसको आसानी से भर पाइएगा। चलिए आइए मिलकर कोशिश करते हैं इसको भरने की। देखिए पहला है सो अब्रवीत यान्तु भवन्तः यास्मे। मतलब पहले इसका आपको हिंदी जानना है कि वह बोला कि यान्तु भवन्तः तुम लोग जाओ यास्मि। तो क्या बोला था, ना अहम अग्रे यास्मि, है ना, बोला था ना ब्राह्मण कि तुम लोग आगे जाओ मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ना अहम अग्रे। ठीक है। अब दूसरा देखिए बच्चों, उसके बाद वाला देखिए सप्राह मूढ़ न किंचित। तो उसने कहा मूर्ख, नहीं कुछ। तो भरिए क्या होगा बच्चों। आपको याद है कि तृतीय ब्राह्मण का जब बत्ती गिरा था तो जैसे ही जिस प्रदेश पे बत्ती गिरा और जैसे ही वो खंडता है तो उसको क्या मिलता है, सोना मिलता है। और जैसे ही सोना मिल जाता है तो वो अपने मित्र को क्या कहता है कि अरे जितनी इच्छा हो सोना ले लो, क्या सोने से भी अच्छा कुछ हो सकता है। तो उसका जो चौथा मित्र था जो एकमात्र बच गया था, है ना, तो उसके मन में तो लोभ आ गया था। वो सोच रहा था कि पहले तांबा मिला, उसके बाद चांदी मिला, फिर सोना मिला। तो जब तीसरा ब्राह्मण कहता है कि अरे अपनी इच्छा अनुसार सोना ले लो, क्या इससे भी कोई चीज़ उत्तम हो सकती है, तब वह बोलता है बच्चों कि सप्राह मूढ़ न किंचित वेत्सि। अरे मूर्ख, क्या तुम नहीं जानते हो। तो यहाँ आपका वेत्सि हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अगला जो दिया हुआ है अथासो यावंतम खनति तावत ताम्रमयी भूमिः। तो यावंतम यानी इसका अर्थ है कि इसके बाद इसी से संबंधित जो शब्द है वो आएगा। यानी यावंतम पे जो अनुस्वार है तो हमको ऊपर दिए गए शब्दों पर भी अनुस्वार खोजना है। तो कौन सा है बच्चों, प्रदेशम। यानी अथासो यावंतम प्रदेशम खंति तावत ताम्रमयी भूमिः। तो ये आपका प्रदेशम हो जाएगा। तो बच्चों आपको इस तरह के प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने पाठ्य पुस्तक को बार बार पढ़िए ताकि वो आपके संज्ञान में रहे, स्मरण में रहे और आप आसानी से इसको भर पाइएगा। आगे देखिए आगे क्या है। देखिए बच्चों जो अगला है वो वाक्य है तृतीयः यथेच्छा गृहीत्वा निवृत्तः। तो इससे तो पता चल रहा है कि तृतीय जो ब्राह्मण था वो यथा इच्छा। तो तृतीय ब्राह्मण को क्या मिला था, सोना मिला था। तो अगर आपको हिंदी में भी याद रहेगा तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्वर्णम हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नूनम अतः परम भविष्यन्ति, निश्चय ही इसके आगे होगा। ये चौथा ब्राह्मण का था। ये किसने बोला था, चौथा ब्राह्मण बोला था जो लोभ से वशीभूत हो गया था। अब बोला था कि इसके बाद निश्चय ही रत्नानि, यानी जो बहुमूल्य रत्न है इसके बाद निश्चय ही बहुमूल्य रत्न होंगे, है ना। तो चलिए बच्चों देखते हैं। हो जाएगा बच्चों नूनम अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति। ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये अभ्यास कार्य बहुत ही रोचक लगा होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको करने में। आप भी अभ्यास कीजिए और कर के इन प्रश्नों का हल करने की कोशिश कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको भी। तो बच्चों अभ्यास पाठ आज यहीं तक। शेष अभ्यास पाठ के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।